Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning, all. Morning, sir. Good morning. चलो, तो आज मोस्टली तो प्रैक्टिकल देखेंगे। थ्योरी थोड़ी सी देख ली है, ट्रेनिंग देख लिया हमने, एएनएन का देख लिया, डीएनएन का भी देख लिया। एएनएन मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो कि एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क होता है, उसमें एक ही हिडन लेयर होता है, और एक से ज्यादा है तो उसको जनरली हम डीप न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, डीएनएन। तो वो थ्योरी देख ली है हमने। इवन थोड़ा थोड़ा अंदाजा है आपको कि ये ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं, बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, एक इपॉक क्या होता है। इपॉक कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन, एक्टिवेशन फंक्शंस क्यों जरूरी है, लॉस लॉस क्या होता है वो भी पता है। मतलब सारे कंसेप्ट्स पता है। हमें धीरे धीरे डिटेल में भी जाना है। सिर्फ एक सिग्मॉइड फंक्शन और रेलू फंक्शन हमने देखा है, बट उसके अलावा काफी सारे सॉफ्ट मैथ, tan h है, स्टेप फंक्शन और बहुत सारे फंक्शंस। लिनियर है, कुछ नॉन लिनियर है। तो मोस्टली हम नॉन लिनियर फंक्शंस ही देखते हैं। लिनियर फंक्शंस जनरली अवॉइड, मतलब वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। और ऑप्टिमाइजर्स है, कुछ ऑप्टिमाइजर जैसे ग्रेडियंट डिसेंट है, जो आपको पता है मशीन लर्निंग में यूज किया है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज करोगे। अब ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का डिफरेंस क्या होता है? स्टोकास्टिक बैच वाइज जाता है डेटा, और ग्रेडियंट डिसेंट पे वन बाय वन सॉरी, ग्रेडियंट डिसेंट में एक ही बार जाता है डेटा, और स्टोकास्टिक में वन बाय वन जाता है, या फिर बैच वाइज भी जा सकता है। वो अलग अलग उसमें वेरिएशंस आते हैं, तो वो भी देखेंगे हम। उस इसके अलावा एडम भी होता है एक ऑप्टिमाइजर, उसका भी थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। वो सारी थियरी कंटिन्यू रहेगी हमारी अगले वीक तक, और उसके बाद फिर से हम एक नए एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। जैसे एएनएन डीएनएन पढ़ लिया, तो उसके बाद सीएनएन की वर्किंग देखेंगे हम। सीएनएन को कवर करने के लिए 2-4 घंटे लगते हैं। सीएनएन फिर होगा आरएनएन। तो एएनएन, डीएनएन, सीएनएन, आरएनएन, ये इंपॉर्टेंट खत्म होते हैं फिर न्यूरल नेटवर्क्स। फिर मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, प्रोजेक्ट बेस आप थोड़े से प्री ट्रेन मॉडल सीखोगे उसमें। जैसे रेजनेट है, रेजनेट 16 है, बाकी भी कुछ मॉडल्स आते हैं प्री ट्रेन। तो वैसे मॉडल्स आप सीखो, प्लेसेस 365 है उसमें, और भी बहुत सारे हैं। तो और वो सीखने के बाद फिर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, यहां तक हमने देखा था कल। मॉडल ट्रेन कैसे करते हैं ये भी पता है अब आपको। हिस्ट्री में उसको सेव भी कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री आपको काफी सारे फंक्शंस यूज करने के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री ऑफ लॉस, तो आप लॉस देख सकते हो कैसे कैसे कम होता जा रहा है या बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है। और यहाँ पे एंटायरली उन्होंने लगभग बेसिक टेंसर फ्लो लाइब्रेरी का ही यूज किया है, टेंसर फ्लो और थोड़ा सा केरास का। और जो सिक्वेंशियल, जनरली हम सिक्वेंशियल मॉडल यूज करते हैं, सिक्वेंशियल, जहां पे हम एक के बाद एक सीक्वेंस में लेयर्स अरेंज करते हैं, इसलिए उसको सिक्वेंशियल मॉडलिंग बोलते हैं। उसके अपोजिट फंक्शनल मॉडलिंग आती है। फंक्शनल में आप खुद का आर्किटेक्चर डेवलप करते हो। एज अ रिसर्च साइंटिस्ट आप क्या करोगे? खुद का ही मॉडल तैयार करोगे।
लेयर बाय लेयर, राइट। लेयर्स तैयार करते हैं। पहले इनपुट लेयर आएगा, फिर हिडन लेयर आएगा, 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3, और फिर जाके आउटपुट लेयर आएगा। ऐसे करके हम वो सिक्वेंशियल बनाते हैं उसको। और जो सिक्वेंशियल का आर्किटेक्चर है, सिक्वेंशियल एपीआई बनाने का मतलब मॉडल बनाने का। एपीआई क्या है, मॉडल क्या है कि एपीआई है। आप मॉडल को कुछ पूछ रहे हो, मॉडल आपको जवाब दे रहा है, आंसर दे रहा है, उसको एपीआई बोलते हैं, राइट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरीज आती है यहाँ पे टेंसर फ्लो में, .keras.models में सिक्वेंशियल एक तो इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। फिर टेंसर फ्लो keras.layers से आपको डेंस और एक्टिवेशन फंक्शंस इंपोर्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद टेंसर फ्लो keras.optimizer से ऑप्टिमाइजर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इतना ही सीखा है हमने, राइट, थियरी में। तो इतना ही इंपोर्ट करना है। डेंस लेयर्स इंपोर्ट करने के लिए डेंस, एक्टिवेशन लगाने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के लिए एक्टिवेशन, मॉडल है सिक्वेंशियल, ये लेयर बाय लेयर बनाना है मॉडल को, और ऑप्टिमाइजर्स अलग अलग है। तो यहाँ पे एडम ऑप्टिमाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे एडवांस ऑप्टिमाइजर है। अब सारे ऑप्टिमाइजर्स में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। अभी तो सिर्फ ओवरव्यू शुरू है हमारा, देखना कि कैसे वो मॉडल काम करता है। थोड़ा सा थियरी पढ़ लिया हमने, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, फिर से थियरी पे आएंगे। पहले मैं क्या करता था पिछले बैचेस में, पूरी थियरी एक ही बार कवर करता था। तो थियरी कवर करने के बाद वो फिर हम नहीं कर पाते प्रैक्टिकल से कई बार, कि अरे ये थियरी तो समझे बट प्रैक्टिकल जल्दी दिखाओ, ऐसा होता है। वो पेशेंस नहीं रहे थे। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल भी देखना है हमें जल्दी। तो अब थोड़ा सा ब्लेंडेड अप्रोच हम लेंगे, थियरी प्रैक्टिकल फिर से थियरी, ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो, क्रिएटिंग मॉडल में आपने क्या किया, मॉडल क्रिएट किया। मॉडल कौन सा है अपना, सिक्वेंशियल या फंक्शनल। तो यहाँ पे तो हम 100% सिक्वेंशियल यूज करने वाले हैं। एज ए डेटा साइंटिस्ट हम तो रिसर्च साइंटिस्ट नहीं है हम लोग सिर्फ जो जिसने भी फंडामेंटल्स मॉडल बनाए हैं, या फिर हमारा काम स्क्रैच से नहीं है। स्क्रैच से एक मॉडल तैयार करो अपना खुद का ही, खुद का लॉजिक लगा के सब कुछ, वैसे भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं बने बनाए मॉडल, या फिर ट्रेन करते हैं, उसको ट्रेन करके वेट तैयार करते हैं या वेट एडजस्ट करते हैं। वो सब आता है अपना मॉडल इंजीनियरिंग में। तो बस मॉडल इंजीनियरिंग भी पूरी नहीं करते हम। अब यहाँ पे देखो, ऐड पहला लेयर डाल दिया उन्होंने, ऐड मॉडल डॉट ऐड डेंस 4, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू, दैट्स इट। अब ये 4 का मतलब क्या है, न्यूरॉन। हाँ 4 न्यूरॉन। और ये कौन सा लेयर है, इनपुट लेयर। वेरी गुड। ये है इनपुट लेयर अपना, क्योंकि पहला लेयर हमेशा इनपुट लेयर होता है। कैसे पहचानना है कि इनपुट है कि नहीं, पहला लेयर इनपुट लेयर। मॉडल कॉल करने के बाद, मॉडल क्लास कॉल करने के बाद जो भी पहला लेयर डालोगे आप, वो इनपुट लेयर होगा। और ये लेयर कौन सा है, अब एक मिनट सुशांत बताएंगे। What's up? ये जो दूसरा लेयर डाला है हमने, तैयार किया है, उस लेयर का नाम क्या है, मोनिका?
वेद, वेद ने नहीं ज्वाइन किया आज? किया सर। बताइए वेद। सर हिडन लेयर आएगी बीच वाली। हाँ, हिडन लेयर है, कंफ्यूजन क्यों है? ऊपर का इनपुट लेयर, सबसे नीचे का आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर, और बाकी जितने भी लेयर्स है उसमें वो हिडन लेयर्स। और कभी कभी ये लोग आर्किटेक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। एक कंपनी का इंटरव्यू दिया था मैंने, तो उन्होंने बोला था मुझे, फिजिकल था वो इंटरव्यू, जाके मैं बैठा, मुझे एक व्हाइट पेपर दिया उन्होंने और बोला कि CNN का आर्किटेक्चर ड्रॉ करो, दिखाओ मुझे। और हम जनरली क्या करते हैं, पूरा आर्किटेक्चर, रिग्रेशन प्रॉब्लम का आर्किटेक्चर और क्लासिफिकेशन का आर्किटेक्चर ऐसे करके हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम लिखते नहीं, खुद टाइप नहीं करते बनाते वक्त। कहीं से तो सिमिलर प्रॉब्लम ढूंढ के निकालेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और वैसे ही होता है, रेगुलर तो वर्क वैसे ही होता है। तो आप भूल जाते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कैसे कैसे हुआ। तो इसलिए ये देखना जरूरी है कि पहला लेयर मॉडल इनिशिएट कैसे करते हैं, सिक्वेंशियल, और फिर मॉडल डॉट, मतलब इसमें, इस मॉडल में, ये तो सिक्वेंशियल खाली मॉडल हमने इनिशिएट किया, बट इसमें आप डाल रहे हो, आप ऐड कर रहे हो एक 1 by 1 लेयर्स। ये मॉडल डॉट ऐड, मॉडल डॉट ऐड, मॉडल डॉट ऐड, 3 लेयर्स आपने ऐड कर दिए। अब 3 लेयर तो ऐड कर दे, बट कंपाइल करना बाकी है, तो कंपाइल भी कर दोगे आप। मॉडल डॉट कंपाइल, कंपाइल कैसे करोगे आप? ऑप्टिमाइजर इक्वल टू एडम और लॉस इक्वल टू MSC, ये बोल के कर दोगे। मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्टिमाइजर इक्वल टू एडम और लॉस इक्वल टू MSC, और फिर बाद में इस मॉडल को ट्रेन करोगे। अब ये प्रोसीजर सेम है हर मॉडल की। मॉडल डॉट फिट एक्सट्रेन वाई ट्रेन, और वैलिडेशन डेटा भी आप यहाँ पे पास करते हो। मैं आज आऊंगा वहां पे। वैलिडेशन, इफ वी हैव टेस्ट डेटा, व्हाई वी नीड वैलिडेशन डेटा? फॉर आवर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पर्पस वी नीड वैलिडेशन डेटा, क्योंकि इससे पता चल जाता है आपको कि इंटरनली ये वैलिडेशन लॉस कितना है, ट्रेनिंग लॉस, वैलिडेशन लॉस, ये कितना है। इंटरनली आप क्या करते हो, ट्रेनिंग और वैलिडेशन, ये 2 सेट तैयार करते हो इसी में, डॉट फिट में। विद इन ट्रेनिंग यू आर क्रिएटिंग, मतलब जैसे 80% ट्रेनिंग, 20% टेस्ट, इतना पता है हमें मशीन लर्निंग में। अब यहाँ पे क्या होगा, 80-10-10 होगा, 10% टेस्ट में जाएगा, बट बाकी जो बचा वो ट्रेन में ही रहेगा। 90% में जो 10% है वो वैलिडेशन में चला जाएगा, तो वैलिडेट करता रहेगा हमारा मॉडल इंटरनली। 80 डेटा पॉइंट के ऊपर वो ट्रेन करेगा खुद को, 10 के ऊपर देखेगा कि कितने एक्यूरेसी आ रही है, फिर रैंडम 80 के ऊपर करेगा, फिर 10 के ऊपर वो चेक करेगा कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है। वो इंटरनली कर रहा है खुद ही, वो काइंड ऑफ क्रॉस वैलिडेशन है विद इन दिस मॉडल। ये सुविधा हमारी मशीन लर्निंग में नहीं थी, ऐसे मॉडल वैलिडेशन हम नहीं देख सकते थे इंटरनली। तो यहाँ पे आउटपुट अगर ये फिट कर दिया तो आउटपुट, कंसोल आउटपुट में क्या आता है कि ट्रेन लॉस, वैलिडेशन लॉस भी आता है। तो हमें पता चल जाता है कि ट्रेन लॉस, वैलिडेशन लॉस कितना है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी भी आती है, तो वो भी पता चल जाता है इंटरनली। तो ये काइंड ऑफ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर वैलिडेशन डेटा स्प्लिट। तो आप वो एक रीजनिंग दे सकते हो, बाकी हम आगे जाके देख लेंगे धीरे धीरे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। वैलिडेशन डेटा क्यों सर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर तो हमने वैलिडेशन डेटा टेस्ट और टेस्ट डेटा दिए है, टेस्ट ट्री। तो अगर एक्चुअली यहाँ दोनों पे टेस्ट अलग डेटा लिया है, बट आप एक्स वैल वाई वैल कर सकते हो इसको। मतलब 80-20 करके 10-10 दोनों 80-20 अलग करके करें। या फिर 80-10-10 करके उसको एक्स वैल को अलग कर सकते हैं। क्लियर है सर।
ये अलग अलग टेक्निक्स है, ये इन लोगों ने टेस्ट लिया है, बट हम एक्स वैल्यू अलग लेते हैं रियल लाइफ। बैच साइज, कितनी बैच में डेटा भेजना है। हमारे पास 10,000 है टोटल डेटा पॉइंट्स, तो क्या करेगा वो बैच बैच में भेजेगा, 128 128 128 128 ऐसे करके। और इपॉक्स 400 है, बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन जो हो रहा है वो 400 बार हो रहा है पूरे एंटायर डेटा के ऊपर। मतलब एक सिंगल डेटा पॉइंट और 400 बार हम उसको बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपोगेशन। और ये है आपका फंक्शनल एपीआई। हियर यू डिफाइन इनपुट लेयर एंड स्पेसिफाई इनपुट साइज, शेप भी पास करते हो आप। You define a layer by giving a name, specifying number of neuron, activation function, etc. Then put the previous layer in a set of parentheses. थोड़ा सा यहाँ पे आर्किटेक्चर अलग है, तो यस में नहीं जाना है हमें, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अब मैंने अगर इसका भी डिटेल बता दिया तो ये हालांकि काफी सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे इनपुट, ठीक है मैं बोल देता हूँ, आप सुन के वो निग्लेक्ट कर देना। इनपुट लेयर देखो, इनपुट लेयर आपने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, इनपुट लेयर है बोल के, ये यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, पहला लेयर इनपुट लेयर ही होता है, तो यहाँ पे आपने सेव किया है बस, दैट्स इट, आ गया। इनपुट ऑफ शेप 3, फिर लेयर 1 ऐड कर रहे हो, लेयर 2 ऐड कर रहे हो, इसको बोल रहे हो एक्टिवेशन फंक्शन। लेयर 1 में क्या करो आप, ये 4 न्यूरॉन का बनाओ एक्टिवेशन फंक्शन, रेलू बनाओ, और इनपुट लेयर मतलब ये इस शेप का बनाओ आप। लेयर 2 ऐसे बनाओ, लेयर आउटपुट लेयर इसके ऊपर बनाओ, लेयर 2 के ऊपर, लेयर 2 के बाद डेंस उसमें एक ही रहेगा न्यूरॉन, और फिर बाद में ये सिमिलर है, मोर और लेस सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ सिक्वेंशियल, और हर लोग हमारे सारे प्रोडक्शन में हम यही यूज करते हैं मॉडल्स, सिक्वेंशियली। अब ये दो मतलब मैंने लेयर्स बताया, ये तीसरा लेयर्स आपको पता है डेंस, एक मतलब एक ही न्यूरॉन हमने ये किया है, राइट, रखा है। तो अब ये बताओ आप कि ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होगा ये आर्किटेक्चर, या फिर रिग्रेशन के लिए होगा। सुशांत, क्लासिफिकेशन के लिए। क्यों क्लासिफिकेशन के लिए? मल्टी लेयर है ना, इसलिए। मल्टी लेयर तो दोनों जगह हो सकता है, राइट, मल्टी लेयर कितने भी लेयर दोनों भी केस में हो सकते हैं, रिग्रेशन में भी और क्लासिफिकेशन में भी। वेद, सर रेगुलेशन के लिए होगा हाँ क्यों होगा? सर, वो रेल को जो आउटपुट आता है वो एक लाइन के फॉर्म में आता है, लिनियर फॉर्म में, मतलब कोई 1 और 0 ऐसा फिक्स नहीं है, कोई दो आउटपुट, तो आउटपुट ऐसा वो देंगे रेगुलेशन के फॉर्म में। ये कैसे कैसे फिर से बताइए, कौन सा क्या? रेलू का जो आउटपुट आता है, जो आपने जो ग्राफ दिखाया, रेलू का आउटपुट, अच्छा इससे आपने गेस किया है रेलू का आउटपुट।
तो रेलवे का आउटपुट आता है वो ऐसा लीनियर फॉर्म में आता है, मतलब उसमें काफी सारी वैल्यूज हो सकते हैं, हम्म तो वो हम्म, रेलवे हो गया। और सिग्मॉइड या शायद सिग्मॉइड ही था शायद, जो एस्टिमेशन फंक्शन था उसमें डिफरेंट दो वैल्यूज आती थी, तो वहाँ पे वो क्लासिफिकेशन के लिए या फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए वैसा। हाँ, ये गेस है आपका कि रेलो एक्टिवेशन फंक्शंस आप कब वहां पे लगाते हो, जब आप रिग्रेशन टास्क करते हो। ये कल भी हमने देखा था रेलो एक्टिवेशन फंक्शन। बट हमने ये भी देखा है कि मिडल लेयर में कौन सा भी एक्टिवेशन फंक्शन चलेगा, बट जनरली हम रेलो यूज करते हैं कि यहाँ पे चलेगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉस मीन स्क्वेयर्ड एरर, तो मीन स्क्वेयर्ड एरर किसके लिए यूज होता है? रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है, लीनियर रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन के लिए तो नहीं होगा ये। क्लासिफिकेशन के लिए क्या होगा यूज? लॉग लॉस, लॉग लॉस या फिर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ये सारे यूज होंगे वहां पे। तो इससे भी पता चल जाता है, मेनली तो इससे पता चल जाता है लॉस आप क्या देख रहे हो, लॉस देख रहे हो एमएससी। और यहाँ पे दूसरा गेस है कि रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन। बट रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन आप मिडल लेयर में कौन सा भी यूज कर सकते हो, वैसे भी रेलू सिग्मॉइड दोनों केस में। बट जनरली हाँ, रेलू ये भी एक अच्छा गेस था। और दूसरा गेस, मेन गेस अपना ये रहेगा, लॉस इक्वल्स टू एमएससी। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल भी अभी दे दूंगा इसके अराउंड। ओके। चलो फिर से हम यहाँ पे आते हैं। री लर्निंग रेट भी पास कर सकते हैं हम एडम में 0.1। ट्रेन द मॉडल भी देखा था हमने, मॉडल डॉट फिट डिस्प्ले द स्टैटिस्टिक्स, यूज द मॉडल टू प्रेडिक्ट द वैल्यू, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट 100। तो उसने प्रेडिक्ट भी किया था, कल हमने यहाँ तक देखा है। और मॉडल वेट्स कैसे है देखो, यहाँ पे L0 का कितना वेट है। L0 जो अपना ये वाला है, L0 मतलब लेयर जीरो, लेयर जीरो एक ही तो लेयर बनाया हमने। तो इसका वेट क्या है, x इंटू डब्ल्यू। तो W क्या है, W क्या है, तो यहाँ पे वो भी आया है देखो 1.8 है W का एक वेट। The first variable is close to 1.8 and the second is 32, close to 32 ये वाला। These values are the actual variables in the real conversion formula. बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, तो mx प्लस b है वो। m क्या है 1.8 है उसमें, और जो कांस्टेंट है वो 32 है, मतलब बीटा नॉट की वैल्यू। अब वेट क्या है, वेट है 1.8, ये mx प्लस c, m वेट है राइट, mx। तो 1.8 वेट है उसका x का, और b की वैल्यू बायस की वैल्यू कांस्टेंट है 32। तो यहाँ पे हमारी मॉडल ने 29 दी है, बट रियल लाइफ में वो 32 है। फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन फॉर्मूला ये है। तो हमारा मॉडल काफी क्लोज बना है। बट आप इसको और ज्यादा बेटर कर सकते हो। कैसे कैसे करोगे, कोई बताएगा? नंबर ऑफ एपॉक्स बढ़ा के हो।
ठीक है, नंबर ऑफ इपॉक्स, ओके, गुड चॉइस। और नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ा के, हिडन लेयर्स बढ़ाओ। यस सर। तो हिडन लेयर्स जितने ज्यादा बनाओगे उतना वो लर्न ज्यादा अच्छे से करेगा डेटा के ऊपर। तो दूसरा, तीसरा, डेटा की साइज बढ़ा। जो 5-6 सिर्फ मैंने रिकॉर्ड लिए थे ट्रेन करने के लिए, वो 50, 100, 100, 200, 200 कर दो, 1000 कर दो। देखो मॉडल एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, वही रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला तैयार होगा। मैंने पिछले बैच में एक्सरसाइज दी थी वो। तो ये मुझे एग्जैक्ट ये लेके आओ। मुझे 1.82 तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 29 मिला है, 29 नहीं चाहिए मुझे, मुझे कंप्लीट 32 चाहिए। अब वो आप लेके आओ कैसे भी करके। तो 3-4 ये वेज है जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, इसको कैसे यहाँ तक लेके आना है। अब यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल, एडिंग मल्टीपल लेयर्स। EL0 देखो पहला लेयर, tf.keras.layers.dense, यूनिट 4, EL0 में 4 यूनिट, और इनपुट शेप उसका सिर्फ एक ही है। ऐड कर रहे हो आप, कितने भी न्यूरॉन्स ऐड कर सकते हो, इनपुट शेप दे दो सिर्फ उसको कि एक ही है, नहीं तो फिर एक ही यूनिट ऐड कर दो ऊपर जैसे। फिर बाद में आप लेयर 1 तैयार करते हो। लेयर 1 में यूनिट 4 है और लेयर 2 है। अब लेयर 2 में अब यूनिट सिर्फ एक ही है। तो 11-12 क्या है सर स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में कहाँ पे? ये वाला 10, नहीं, ये हाँ एक्चुअली 11-12 नहीं है, ये L0 है, L0, ये L1 है लेयर 1, और ये L2 है लेयर 2। हाँ, तो लेयर 0 जब बोलते हैं हम, तब वो इनपुट लेयर होता है, इसलिए उसको लेयर 0 बोलते हैं। वो लेयर नहीं होता, वो इनपुट मैनेज करने के लिए होता है सिर्फ लेयर। फिर एक हिडन लेयर, दूसरा हिडन लेयर, या फिर ये आउटपुट, सॉरी ये तो फाइनल आउटपुट लेयर अब है। सिर्फ यहाँ पे एक ही है हिडन लेयर, इतना ही। और हमने ये तीनों लेयर्स कंबाइन कर दिए सिक्वेंशियल मॉडलिंग में। सिक्वेंशियल L0, L1, L2 ये तीनों ऐड कर दिए इसमें, और कंपाइल कर दिया मीन स्क्वायर्ड एरर से। ऑप्टिमाइजर यूज किया एडम, और मॉडल डॉट फिट कर दिया। सेम है, सेम प्रोसीजर फॉलो की है, बट यहाँ पे सिर्फ इनपुट शेप लिया है हमने, अलग एक पैरामीटर पास किया है। आप इस टाइप भी कर सकते हो। और हर एक के वेट अब बाद में हमने देख लिए हैं, हर एक के वेट, मतलब लेयर 0 L0 में कैसे वेट असाइन हुए हैं, L1 में, L2 में कैसे, तो यहाँ पे आ गया है। तो ये सेम है, काइंड ऑफ सेम सेम ही किया है हमने। बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, न्यूरॉन्स कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर दिया है, यूनिट 4 कर दिए हैं यहाँ पे, अब 4 न्यूरॉन्स। तो इसलिए यहाँ पे 4 आ गए हैं, ये 1, 2, 3, 4, 4 न्यूरॉन के लिए। तो ये थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्स बनते जा रहा है। अब वो इतना अच्छे से हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते उसको, जितना एक्सप्लेन मैंने ये किया था। गेट वेट्स मतलब डायरेक्टली आपको आ रहा है, ये देखो, ये आपका कांस्टेंट है, और ये वेट्स है, वेट्स और बायस। तो ऐसे यहाँ पे मिल रहे वेट्स, मिल रहे आपको 4, क्योंकि 4 न्यूरॉन ऐड किए हैं, तो 4 वेट्स एसोसिएटेड विद 4 न्यूरॉन्स। 4 न्यूरॉन्स, 4x है, वो सेम x पास कर रहे हैं आप 4 न्यूरॉन से, उसको अटैच वेट्स आ रहे हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये बायस टर्म ऐड हो रही है 3.605 की। अब ये mx प्लस बी इक्वेशन नहीं है, अब वो m1
x प्लस m2x प्लस m3x प्लस m4x प्लस c है। वहां पे x कांस्टेंट है, सिर्फ m की वैल्यू अलग अलग हो रही है। यहाँ पे देखो, क्योंकि वो चार न्यूरॉन ऐड किए हैं हमने। तो जनरली हम 4 न्यूरॉन नहीं ऐड करते, जितने नंबर ऑफ इनपुट से उतना ही वो दे देते हैं आप। यहाँ पे भी एक ही करते हैं, यहाँ पे फिर कितने भी करो, 1 2 3 4 लेयर ऐड करो, फिर आउटपुट में एक ही कर दो। ये काइंड ऑफ थंब रूल फॉलो करते हैं हम यहाँ पे। तब रिकैप में देखेंगे कि कैसे ये चेंज हो गया है, मशीन पहले कैसा था और अब कैसा है। तो पहले क्या था, पहले हम डेटा देते थे, डेटा भी नहीं देते थे एक्चुअली, पहले हम रूल देते थे। और रूल क्या करता था, फिर डेटा को इनपुट करने के बाद एक रूल को इनपुट कर, एक मिनट में डायग्राम आपको निकाल के बता देता हूँ। रूल बेस्ड सिस्टम पहले कैसे थी, तो रूल बेस्ड सिस्टम ऐसी थी कि पहले तो आप रूल पास करते थे। रूल मतलब कोई भी फार्मूला, mx प्लस सी वाला फार्मूला डायरेक्टली कोई तो मैथमेटिशियन ने बनाया है उसकी सालों की मेहनत से, और आप वो डायरेक्टली पास कर रहे हो रूल, और वो इनपुट एक पास कर रहे हो आप। मतलब रूल को एक इनपुट भी लगेगा, mx प्लस सी है आपके पास, बट m की वैल्यू लगेगी, c की वैल्यू लगेगी, x की वैल्यू लगेगी, या फिर एटलीस्ट x की वैल्यू लगेगी। तो इनपुट, और उससे बनता था आउटपुट, राइट। इसको बोलते हैं रूल बेस्ड। कोई भी रूल बेस्ड मतलब यहाँ पे मशीन लर्निंग नहीं है, कुछ दिमाग नहीं है लगाना। किसी ने तो रूल बनाया है, उसने वो डिराइव किया है कई रिसर्च के बाद, और हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं और इनपुट देके आउटपुट मिल रहा है हमें, दैट्स इट। अब मशीन लर्निंग पिक्चर में आई। मशीन लर्निंग क्या कर रही है, मशीन लर्निंग अब इस सिस्टम को पूरा चेंज कर रही है। अब मशीन लर्निंग क्या कर रही है, यहाँ पे आप इनपुट देते हो, मतलब क्वेश्चंस देते हो। मैं इनपुट को क्वेश्चन भी बोलूंगा। आप इनपुट देते हो या फिर क्वेश्चंस देते हो, राइट। और क्या देते हो आप बताओ। एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए कौन कौन सा डेटा देते हो आप। ये टारगेट और वेरिएबल। हाँ, टारगेट और आंसर यहाँ पर क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या है, क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस और आंसर्स देते हो आप, मतलब आपके एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, राइट। तो एक्स वेरिएबल आपके क्वेश्चंस हो गए, वाई वेरिएबल आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चंस मतलब इनपुट दे दिया आपने, सारे एक्स वेरिएबल एज इनपुट है, वाई वेरिएबल एज आउटपुट है। तो इनपुट दे दिया, आउटपुट भी दे दिया, उसको बताया भी आपने कि आंसर्स क्या है। मॉडल को एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन क्या है, क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों देते हो आप उसमें। तो दोनों के ऊपर सीख रहा है अब मेरा मॉडल, ये मॉडल। आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, एक इक्वेशन। हाँ इक्वेशन, इसका मतलब रूल मिल रहा है, राइट। फॉर्मूला मिल रहा है, एक इक्वेशन मिल रहा है आपको, बीटा 1 प्लस बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा 3 x3, ये इक्वेशन मिल रहा है। ये डिफरेंस है अब रूल बेस्ड में, अर्लियर अप्रोच में, और मशीन लर्निंग अप्रोच में, एमएल अप्रोच में। एमएल में ये फॉर्मूला सालों की मेहनत करने की जरूरत नहीं है अब रही। अब क्या कर रहे हैं हम, इनपुट दे दो, आउटपुट दे दो, मॉडल खुद के खुद आपको एक फॉर्मूला तैयार करके देगा, और फिर फॉर्मूला आप मॉडल से ही बोलो कि यूज करो और मुझे आंसर दे दो। सेम थ्योरी यहाँ पे लिखी है मैंने। डेटा दिया 0, 8, 15, 22, 38 डिग्री सेल्सियस में, और उसका आउटपुट दे दिया 32, 46। इसका इनपुट 0 है, 0 डिग्री के लिए उसका आउटपुट रहेगा 32। ये बता रहे हो आप मॉडल को। तो मॉडल एक रूल बता रहा है फिर आपको कि ये रूल मैं बना रहा हूँ, इस रूल से मैं क्या करूंगा, आगे के जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूंगा, उसके आंसर्स दे दूंगा। ये रूल बनाया मैंने उसके लिए। राइट। अब ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होगा, फॉरवर्ड पास में क्या होगा, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस है। अब डेंस लेयर में जाएगा वो, मैथ परफॉर्म्ड एंड
ऑन इनपुट एंड लेयर वेरिएबल्स। फिर मॉडल प्रेडिक्स वैल्यू, यहाँ पे डेंस लेयर में वो सब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, राइट। आपको पता है, या डब्ल्यू इनिशिएट होगा, रैंडम इनिशियलाइजेशन होगा, वो एक आउटपुट फिर मिलेगा हमें, एक्टिवेशन फंक्शंस थ्रू हो जाएगा डेटा और आउटपुट मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। क्या क्या प्रोसेस, ये 15 को एक वेट असाइन करना, रैंडम वेट, मान के चलो कि 4 असाइन हो गया, तो 15 इंटू 4 60 असाइन होने के बाद वो एक्टिवेशन फंक्शन से जाएगा। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो सिग्मॉइड से जाएगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो रेलू से जाएगा, सॉफ्टमैक्स से जाएगा, या फिर लिकी रेलू से जाएगा। और ये जाने के बाद फिर वो एक आउटपुट दे देगा हमें, और वो आउटपुट आप एज अ प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी आपकी। ये प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलने के बाद लॉस कैलकुलेट करोगे आप, कितना आपको गलत मिला है वो आंसर, उस हिसाब से आप क्या करोगे, ये फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस शुरू होगी। ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस इज नथिंग बट आवर बैक प्रोपोगेशन, फीडबैक लूप है वो। बैक प्रोपोगेशन में क्या होगा, फिर वेट सारे अपडेट होते जाएंगे थ्रू ऑप्टिमाइजर। और ऑप्टिमाइजर क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, वो सारे। और वो भी कैसे फिर कैलकुलेट करेंगे, अपडेट करेंगे वेट्स, बाय यूजिंग चेन रूल। they calculate the derivative of the loss and update the function with the help of formula old weight equals to new weight equals to old weight minus learning rate into derivative of loss with respect to derivative of old weight। वो सब कुछ होगा यहाँ पे, वो और वेट अपडेट होगा फिर से। अगर वेट पहले 4 था तो अब 3 हो गया, मान के चलो कि रिड्यूस हो गया, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, मैंने कल बता दिया है। वो इस टाइप होता है, वो यहाँ से इनिशियलाइज हुआ तो कम होगा यहाँ आने के लिए, और यहाँ से इनिशियलाइज हुआ तो ज्यादा होगा यहाँ आने के लिए। अब हम इस एग्जांपल में सोच रहे हैं कि 4 की जगह पे अब 3 हो गया, तो 3 होने के बाद उसका आंसर 45 आया। 15 इंटू 4 45, और प्लस सम कांस्टेंट भी टर्म्स ऐड होती है, बायस टर्म ऐड होती है, उसको अभी के लिए हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, बट रियल टाइम में वो भी ऐड होगी। अब ये होने के बाद फिर से वो कंपेयर करेगा आपके प्रेडिक्टेड वैल्यू के साथ, और ये लूप चलता रहेगा। ये एक इपॉक बोलेंगे हम, एक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, उसको हम एक इपॉक बोलेंगे। चलो, तो ये मुझे लगता है सारे ये जो टर्म्स है वो आपको क्लियर है। फीचर क्या होता है, इनपुट फीचर्स होते हैं ये, राइट, आपकी एक्स वेरिएबल्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, इनपुट आउटपुट पेयर फॉर ट्रेनिंग। एग्जाम्पल मतलब एक रिकॉर्ड। लेबल्स आउटपुट ऑफ द मॉडल। लेयर कलेक्शन ऑफ नोड्स, न्यूरॉन्स कोई कुछ भी वर्ड बोलो, नोड्स कनेक्टेड टुगेदर विद इन अ न्यूरल नेटवर्क। model, the representation of your neural network, dense and fully connected, dense or fully connected मतलब क्या, each node in one layer is connected to each node in previous layer। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 3 ही है, यहाँ पे 1 ही है, तो ये इसको बोलते हैं फुल्ली कनेक्टेड। हर एक न्यूरॉन के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो हर एक न्यूरॉन
प्रीवियस हर एक न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है, वही बोला है यहाँ पे। ईच नोड इन वन लेयर इज कनेक्टेड टू ईच नोड इन द प्रीवियस लेयर। फिर आता है वेट्स एंड बायसेस, द इंटरनल वेरिएबल्स ऑफ मॉडल। आपको पता है वेट एंड बायस, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। बीटा नॉट क्या है? बायस है। बीटा 1 क्या है? वेट है। जो आपके वेरिएबल के साथ अटैच होगा वो वेट होगा, मतलब वेरिएबल के साथ मतलब इनपुट फीचर के साथ। और आपका लॉस, लॉस क्या है? डिस्क्रिपेंसी बिटवीन, मतलब डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद आता है मीन स्क्वेयर्ड एरर, अ टाइप ऑफ लॉस फंक्शन दैट काउंट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज डिस्क्रिपेंसीज एज वर्स देन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वंस। पता है आपको एमएससी। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम that changes the internal variables a bit at time to gradually reduce the loss function. Gradient descent आपको ये भी पता है एल्गोरिथम। ऑप्टिमाइजर्स हमने डिस्कस किया है कल। स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है, क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको भी। एडाप्टिव विथ मोमेंटम को, मोमेंटम एडाप्टिव विथ मोमेंटम, सारे ऑप्टिमाइजर्स पढ़ेंगे हम। देयर आर मेनी एल्गोरिथम फॉर दिस। तो हम इसमें मोस्टली तो हम ये सबसे एडवांस है, और हर एक के हम निगेटिव्स भी देखेंगे, फिर कैसे कैसे ऑप्टिमाइजर स्टैंडर्ड होते गए, कैसे इवॉल्व होते गए, और ये सबसे एडवांस कैसे बन गया, वो सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ऑप्टिमाइजर्स, लर्निंग रेट पता है आपको, स्टेप साइज होती है वो। कुछ भी नहीं पता या फिर भूल गए तो फिर से पूछ लेना मुझे, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्विकली 1-2 मिनट में। बैचेस में डेटा भेजना मॉडल को, बैच और इपॉक दो अलग अलग है। जैसे मतलब मेरे पास 4 लोग हैं आज बैच में, राइट? तो सुशांत, मोनिका और वेद और विवेक, राइट, ये 4 लोग हैं। तो ये 4 लोग में 2-2 बैच में भेज रहा हूँ, मैं 2-2 बैच में बुला रहा हूँ हर एक को। तो मैं उनको आंसर भी बता रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ। पहली बार विवेक और वेद आए, मैंने ये 2 की बैच तैयार हो गई, राइट? 2 लोगों की बैच तैयार हो गई, 2 डेटा पॉइंट्स की, 2 रिकॉर्ड्स की। तो मैं जब वो आते हैं तब उनको क्वेश्चन सेम पूछ रहा हूँ मैं कि आपका नाम क्या है, सॉरी आप क्या पढ़ रहे हो? आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन है। एक आंसर बता दिया मैंने ही उनको और वापस भेज दिया। फिर दूसरे 2 लोग आए, मोनिका और सुशांत, 2 की बैच, 2 लोग आए, उनको भी मैंने सेम क्वेश्चन के ऊपर ट्रेन किया, आप क्या पढ़ रहे हो? आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। और फिर से वापस गए। अब ये एक इपॉक पूरा हो गया मेरा। दूसरे इपॉक में फिर से मैं वेद और विवेक को बोलूंगा और उनसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा, फिर वापस भेज दूंगा, फिर ये दोनों को बुलाऊंगा। ऐसे अब ये इपॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। बैच साइज कांस्टेंट है, बैच साइज अब 2-2 ही है। इपॉक्स मैंने 200, 400, 500 जितने भी लिखने हैं वो लिख डाले वहां पे। तो ये डिफरेंस है बैच में और इपॉक में। एक इपॉक कब कंप्लीट होता है? जब एंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट की एंटायर ट्रेनिंग खत्म होती है, मतलब 4 लोगों की ट्रेनिंग खत्म करना है मेरी जिम्मेदारी एक इपॉक में। बट बैच साइज में 2-2 लोगों को एक बार बुला रहा हूँ। फिर फॉरवर्ड पास, हाँ पूछिए सर, एक इपॉक में बैच अलग अलग, मतलब मानिए 100 डेटा पॉइंट है, मैंने बैच साइज दे दी 50, तो 50 डेटा पॉइंट एक ही इपॉक में 2 बार जाएंगे ना? राइट, 2 बार जाएंगे। फिर 50-50 के बैचेस किए तो 2 बार आएंगे एक इपॉक में। एक इपॉक में पहली बार मैं 50 लोगों को लूंगा, उनको सिखाऊंगा, फिर दूसरे 50 लोगों को बुलाऊंगा, उनको सिखाऊंगा, तो एक इपॉक कंप्लीट हो गया। फिर बाद में फिर से मैं ग्रुप ए को बुलाता हूँ, 50 का ग्रुप है वो, उनको सिखाता हूँ, फिर से भेज देता हूँ, ग्रुप बी को बुलाता हूँ,
उनमें 50 लोग हैं, उनको वही सेम क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ, फिर से वापस भेजता हूँ, वो दूसरा इपॉक कंप्लीट हो गया। और इपॉक में सॉरी बैच में डेटा भेजने और ना भेजने का डिफरेंस क्यों ऐसा क्या है? हाँ, सिर्फ उतना ही डिफरेंस है। बैच वाइज क्यों करते हैं हम, क्योंकि वो मेमोरी इफिशिएंट ऑपरेशन बनाने के लिए बैचेस में, क्योंकि कम कम बैच में अगर डेटा आप पास करोगे तो एकदम से मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी वाले इशू नहीं आते, इसलिए स्मॉलर बैच साइज करते हैं हम। छोटे छोटे लोगों को पढ़ाना, फिर से भेजना, फिर से बुलाना, फिर से वो पढ़ाना, फिर से भेजना, ताकि हमारी मेमोरी इफिशिएंट वो पूरा प्रोसेस रहे, कंप्यूटेशनली उतना हेवी ना बने हमारा। एक ही बार लोग आते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो हो सकता है वो सीख भी नहीं पाएंगे अच्छे से, और पूरी मेमोरी फुल हो जाएगी मॉडल की भी, तो प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा डेटा मेरी रैम, मेरी सिस्टम। तो इसलिए भी बैचेस काफी जरूरी होते हैं। आगे जाके जब मैं आपको, हाँ, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट और वो सारी चीजें ऑप्टिमाइजर्स, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये बैच और इपॉक का कंसेप्ट। बट आज के लिए इतना सफिशिएंट है कि बैच में और इपॉक में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली बैच क्या है, अगर एक ही आदमी है, मतलब एक ही स्टूडेंट है मेरे पास, विवेक, तो मैं क्या करूंगा, विवेक को ही बार बार बुलाऊंगा और एक ही क्वेश्चन के ऊपर ट्रेन करूंगा। तो मैं एक ही स्टूडेंट को, मतलब एक ही डेटा पॉइंट को, एक ही बैच साइज है, और मैं 100 बार उसको बुला रहा हूँ और ट्रेन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इपॉक 100 हो गए, बैच साइज 1 हो गई, टोटल डेटा पॉइंट्स 1 ही हो गया। क्लियर है सर, थैंक यू। और बैकवर्ड प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ये पता है आपको। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, अ कंपटीशन ऑफ आउटपुट वैल्यूज फ्रॉम इनपुट। और बैक प्रोपोगेशन क्या है, द कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल वेरिएबल्स एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमाइजर एल्गोरिथम। तो बैक प्रोपोगेशन मतलब ऑप्टिमाइजर, ये दिमाग में आना चाहिए आपको आप, कि फीडबैक में क्या होता है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन में क्या होता है, वेट अपडेट होते हैं। वेट कैसे अपडेट होते हैं, ऑप्टिमाइजर से होते हैं। ऑप्टिमाइजर्स क्या करता है, ऑप्टिमाइजर्स इंटरनली एग्जैक्टली क्या कर रहा है, वो वेट अपडेट कर रहा है बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव, वो वाला फॉर्मूला। और ऑप्टिमाइजर्स फिर कौन कौन से टाइप के होते हैं, या फिर ऑप्टिमाइजर्स के प्रकार कौन कौन से हैं? डू यू नो एनी ऑफ द ऑप्टिमाइजर दैट यू यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट? यस, आई यूज्ड एडम optimizer. We finalized this optimizer because it has some benefits over other optimizers like gradient descent और stochastic gradient descent। हम वो पढ़ेंगे आगे जाके। अब ये नोटबुक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। यस सर। चलो, वेरी गुड। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। केरास क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे एक यूज केस है, राइट, क्लासिफिकेशन डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर। अब यहाँ पे कुछ हम ये हमारे पास डेटा है, उसमें आईडी है, डायग्नोसिस है, रेडियस मीन है, टेक्सचर है, पेरीमीटर मीन है, एरिया मीन, स्मूथनेस उसका, कंपैक्टनेस, कॉन्केविटी, कॉन्केव पॉइंट मीन, सिमेट्री उनकी, फ्रैक्टल डायमेंशन, रेडियस एससी, टेक्सचर एससी,
ये बहुत सारे मेडिकल टर्म्स में हमारे पास देखो कितने सारे वेरिएबल्स हैं, और हमें डिटेक्ट करना है कि पर्टिकुलर पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है, इन सारे वेरिएबल्स के साथ कुछ मेजरमेंट्स है, राइट। और ये डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस यम, और उसमें और क्या है चीज हम वो भी देख लेंगे। मैलिग्नेंट वर्सेस बेनाइल होगा वो, राइट। मैलिग्नेंट वर्सेस बेनाइन है, ये दो है कैंसर के टाइप, या फिर इसके टाइप क्या बोलते हैं उसको, ट्यूमर के टाइप। बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, ये दो ट्यूमर्स है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ऐसा है। अब ये सारा ईडी आप करोगे, राइट, क्योंकि आपको पता है चाहे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ भी हो, आपको पहले ईडीए करना है, बाद में डेटा प्रोसेस करना है। डेटा प्रोसेस कैसे करोगे? अब डायग्नोसिस में यम है, बी है, तो आप इसमें वन हॉट एनकोडिंग करोगे नहीं, या फिर लेबल एनकोडिंग करोगे, लेबल एनकोडिंग करोगे, क्योंकि ये टारगेट वेरिएबल है हमारा। और यहाँ पे कुछ अननेम्ड था वो वेरिएबल, शायद मैंने डिलीट कर दिया उसको यहाँ पे कहीं पे, तो वो अननेसेसरी वेरिएबल्स आप डिलीट करोगे। वो सब करने के बाद देखो यहाँ पे ड्रॉप अननेम्ड, ड्रॉप आईडी, आईडी भी काम का नहीं है हमारा, पेशेंट का आईडी होगा वो भी किसी काम का है नहीं, ये भी नाम नहीं है काम का। अब आगे जाके क्या कर रहे हो आप, लेबल लेबल एनकोडिंग कर रहे हो डायग्नोसिस को, क्योंकि वो करनी पड़ेगी आपको, टेक्स्ट वेरिएबल है वो, तो उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 1 में कन्वर्ट कर दिया आपने। उसके बाद आप देख रहे हो, आप एक्चुअली डायग्नोसिस एक्स और वाई अलग अलग कर रहे हो। एक्स मतलब डायग्नोसिस छोड़ के जो भी जितने भी वेरिएबल्स है 30 वेरिएबल्स, उसको क्या करो आप एक्स में डालो, और वाई क्या है फिर आपका डीएफ ऑफ डायग्नोसिस है। ये होने के बाद स्प्लिट करो, एसकेलन से हो जाएगी वो टेंट स्प्लिट। यहाँ पे केरास टेंसरफ्लो यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। ये होने के बाद एक्सट्रेन एक्सटेस्ट मिलने के बाद आप क्या करो, मिन मैक्स स्केलिंग, स्केलिंग करना जरूरी है, आपको पता है वो सारी चीजें। ये करने के बाद आप एक्स और ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट सब कुछ मिलने के बाद आप फिर केराज इंपोर्ट करते हो। केराज डॉट मॉडल सिक्वेंशियल डेंस और ड्रॉप आउट, ये दो लेयर्स, और एक क्लासीफायर, एक मॉडल इनिशिएट करते हो, उसको नाम मैं क्लासीफायर दे रहा हूँ क्योंकि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्लासीफायर इक्वल टू सिक्वेंशियल, ये इनिशिएट करने के बाद क्लासीफायर डॉट एड डेंस 30 और एक्टिवेशन फंक्शन रेलू। अब यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सिर्फ आउटपुट लेयर में नेसेसरी है कि सिग्मॉइड में दे दूं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, बट हिडन में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन। तो हमने यहाँ पे रेलो दे दिया इनपुट लेयर में। अब इनपुट लेयर तैयार हो गया अपना। राइट। अब ये होने के बाद, इनपुट लेयर तैयार करने के बाद यहाँ पे एक क्लासीफायर डॉट एड ड्रॉप आउट किया है। अब ड्रॉप आउट लेयर क्यों ऐड करते हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा, बट वो ओवर फिटिंग के लिए होता है। ये लेयर ये क्या करता है, ये ड्रॉप करता है कुछ न्यूरॉन फायर होने से बचाता है। मतलब क्या, वो ये डिस्कनेक्ट होगा। अब सॉरी, अब जैसे कि ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क बन गया है मेरा, और यहाँ से ये दो, अगर मैंने ये ड्रॉप कर दिया, ये न्यूरॉन 0.1% मतलब 1% न्यूरॉन्स। अब ये मैंने अगर ड्रॉप किया तो क्या होगा, ये बंद होगा, ये शट डाउन होगा, और यहाँ से ये यहाँ कनेक्ट नहीं कर पाएगा ट्रेनिंग में। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करेगा,
ये भी यहाँ से यहाँ करेगा, ये यहाँ से यहाँ करेगा, और ये फाइनल आउटपुट का एक न्यूरॉन बन गया है। तो ये यहाँ से यहाँ नहीं करेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ करेगा, यहाँ से यहाँ करेगा। अब ये कंप्लीटली शटडाउन है। वैसे हर एक ये लेयर में 0.1% हमने चूज किया है रैंडम शटडाउन, तो ये डीएक्टिवेट रहेंगे, शटडाउन नहीं, मतलब मैं तो काम लेमन टर्म में बोल रहा हूँ, बट ये डीएक्टिवेट रहेंगे ट्रेनिंग के दौरान। टेस्टिंग के दौरान ये पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे और फुली कनेक्टेड फिर से हो जाएंगे, बट ट्रेनिंग के दौरान ये डीएक्टिवेट रहेंगे कुछ 0.1% न्यूरॉन्स, क्योंकि हमारा मॉडल काफी डेंस बना है, काफी लेयर्स वाला बना है, तो हो सकता है कि वो ओवरफिट करे। ओवरफिट को अवॉइड करने के लिए हम एक ड्रॉप आउट लेयर डालते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि इसमें क्या करो, इस ऊपर वाले लेयर में 0.1% रेट आप ड्रॉप कर दो। ये आगे जाके काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर दूसरा सेकंड हिडन लेयर बनाया मैंने। अब ये बताओ मुझे कि ये 30 क्यों चूज किया मैंने फर्स्ट लेयर में? मेरा फीचर 30 है इसलिए। हाँ, टोटल वेरिएबल्स 31 थे, 31 में से एक चला गया y वेरिएबल, रिमेनिंग वेरिएबल्स आर 30 वेरिएबल्स बचे मेरे पास, तो ये 30 मैंने डाल दिया वहां पे। अब यहाँ पे तो कुछ भी ऐड करो आप, कुछ भी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे वो कंसेशन है, तो 30 ऐड करो, 40, 264, 350 कुछ भी ऐड करो। ये हिडन लेयर है, पहली लेयर में जनरली हम नहीं करते, अगर करते भी है जैसे पिछले एग्जांपल में किया भी था, बट यहाँ पे फिर आपको स्पेशली इनपुट शेप ऐड करना पड़ेगा कि इनपुट मेरा इतना है बट मैं न्यूरॉन्स बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे वो बोलना पड़ेगा। ये यहाँ पे भी कर सकते हो आप, प्रीवियस एग्जांपल में हमने वो भी देखा है। फिर ये लेयर तैयार करने के बाद ये ड्रॉप आउट ऐड करते हो उसमें, तो एक लेयर ये बन गया इनपुट लेयर, ये हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2 यूजिंग सेम एक्टिवेशन फंक्शन, और ये आउटपुट लेयर में मेरे काम का एक्टिवेशन फंक्शन, रेलू नहीं अब यूज कर सकता मैं करूंगा सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज। यूनिट्स एक न्यूरॉन सफिशिएंट है मेरे पास। कर्नल इनिशियलाइजर यूनिफॉर्म, अब ये क्या होता है, ये वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक है, तो मैं बाद में आपको ये भी काफी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, अलग अलग टेक्निक्स, ये यूनिफॉर्म क्या होता है, बाकी क्या होते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि टेक्निक क्या होती है। रैंडम वेट इनिशियलाइज मत करो, कुछ कुछ फॉर्मूले से इनिशियलाइज करो, ताकि हम जल्दी से जल्दी ऑप्टिमम लॉस तक पहुंचे, इसलिए ये इनिशियलाइजर्स होते हैं। अब ये करने के बाद आप कंपाइल करो इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को विद द हेल्प ऑफ एडम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि ये दो ही इसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन को हो रहा है। जो भी ट्यूमर है वो बेनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है, ये सिर्फ दो ही क्लासेस में हो रहा है, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज किया। इवन मल्टी क्लास के लिए भी हम यही करते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज करते हैं लॉस, तो ये लॉस इसके लिए होता है, राइट। और मैट्रिक्स फिर आप कुछ भी यूज करो, F1 स्कोर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, यहाँ पे कुछ भी डालो, जो आपको सिर्फ ये डॉट कंपाइल मेथड सर्च करनी है ऑनलाइन और देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर पास कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे देखो, मॉडल डॉट कंपाइल, ऑप्टिमाइजर, लॉस वेट्स मैट्रिक्स, वेटेड मैट्रिक्स, ये काफी सारी चीजें हमारी काम की नहीं है। तो
मैट्रिक्स एक्यूरेसी कॉमा करके एमएससी भी दे सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी दे सकते हो आप, मैट्रिक्स उसमें पास कर सकते हो। तो एक 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 मिनट, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। बस ना, चलिए। तब ये कंपाइल होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासिफायर डॉट फिट करेंगे हमारे डेटा के ऊपर, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और बैच साइज 100, इपॉक्स 200। और ये बैच साइज और इपॉक्स देखो, 1 इपॉक, फिर 2 इपॉक। अब बैच साइज 100 किया है हमने, तो कितने कैसे कैसे यहाँ पे लॉस और एक्यूरेसी चेंज होती है हर एक इपॉक के साथ। देखो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई, फिर से यहाँ पे देखो, ये फिर से बढ़ गई, यहाँ पे देखो थोड़ी सी और बढ़ गई, 100% हो गई यहाँ पे एक्यूरेसी। और लॉस देखो बहुत कम हो गया। तो लॉस और एक्यूरेसी कंटिन्यूअसली दिखती है हमें। और इवन आपने अगर यहाँ पे वैलिडेशन डेटा इक्वल्स टू पास किया, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, तो यहाँ पे वैलिडेशन लॉस भी अलग से आता है लिख के। वो काफी इंट्यूटिव होता है ज्यादा, कि एक तो आपको ट्रेनिंग का भी लॉस पता चल रहा है, टेस्टिंग का भी लॉस पता चल रहा है, तो काइंड ऑफ क्रॉस वैलिडेशन होता है यहीं पे वो। तो इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन डेटा हमारे लिए। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो आप, फिर से यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। क्या चेंज करना, हाथ में हमारे इनपुट न्यूरॉन्स की संख्या कम ज्यादा करना, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन के साथ प्ले करना, कर्नल इनिशियलाइजर्स के साथ प्ले करना, राइट। और ये लॉस के साथ, मैट्रिक्स के साथ, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो अलॉन्ग विथ एडिंग और डिक्रीजिंग लेयर्स, हिडन लेयर्स ऐड कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। और ये करने के बाद फिर आपको देखो यहाँ पे पूरे इपॉक्स होने के बाद आप नॉर्मल इवेल्युएशन वगैरह तो नॉर्मल करोगे आप, जैसे मशीन लर्निंग में करते थे, बाकी सारी प्रोसीजर सेम है। तो इसलिए मैं इस प्रोसीजर में नहीं जा रहा फिर से, इवेल्युएशन प्रोसीजर इज सेम, क्योंकि मॉडल मिल गया आपको, मॉडल डॉट क्लासिफायर डॉट फिट करने के बाद क्लासिफायर मिल गया, बाद में सारा सब कुछ प्रोसेस सेम है। कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो फिर ये आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, राइट। यहाँ से यहाँ तक ही प्रोसेस सिर्फ अलग है, ये इंपोर्ट केरास से लेके ये डॉट फिट तक की ये प्रोसीजर, राइट। और ये शायद आपको अब 100% पता चल गई है कि कैसे कैसे ये वैरी हो रहा है और कैसे आपको करना है। मैंने इतना डिटेल में बता दिया है आपको कि अरे अगर आपको मैंने अभी बोला कि टाइप करो और टाइप करके मुझे आर्किटेक्चर दिखाओ आपका क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का, तो आप वो कर पाओगे, राइट।
और ये रिग्रेशन का आर्किटेक्चर में बताता हूँ अब। यहाँ पे क्रिएटिंग मॉडल में देखो, ये पूरे एक ही सेल में जनरली हम मॉडल लिखते हैं। अलग अलग सेल में लिखो या एक ही सेल में लिखो। सिक्वेंशियल मॉडल, डेंस लेयर 19, क्योंकि इनपुट न्यूरॉन्स 19 है। हर एक इसमें भी 19 ऐड कर रहे हैं आप। 264, 350, 164 ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। और रेलू हर जगह रेलू। और फिर एक आउटपुट लेयर में भी आप ये जो डिफॉल्ट है रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, वही आप यूज कर रहे हो यहाँ पे भी। ये करने के बाद एडम ऑप्टिमाइजर लॉस अब चेंज हो गया, एमएससी हो गया। बस इतना ही डिफरेंस है। सारे एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर रेलू अब आ गया। और मॉडल ट्रेनिंग कर रहे हो आप यहाँ पे। बैच साइज इपॉक्स कंपाइल करने के बाद ट्रेन। बस यही 4-5 स्टेप्स है। बस इतना ही आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है। ये होने के बाद तो क्या सीधा आप मॉडल डॉट फिट करोगे। पहली लाइन सिक्वेंशियल मॉडल इनिशिएट करने की है मॉडल, और बाद में लेयर्स ऐड करने की, और सबसे लास्ट कंपाइल करने की। अब ये मॉडल बनने के बाद सीधा ट्रेनिंग करोगे। चलो, अब ये आपके लिए एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क टैक्सी डेटा के ऊपर जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो उसका ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन प्रिडिक्ट करने के लिए आप सेम मॉडल यूज करोगे, डीप न्यूरल नेटवर्क। और देखेंगे हम सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी आ रही है। तो स्क्रीनशॉट एक भेज दो मुझे एक्यूरेसी का। न्यूयॉर्क टैक्सी डेटा के ऊपर आप टैक्सी ट्रिप ड्यूरेशन फाइंड आउट करोगे। रो करने के बाद कल सुबह तक फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसका। ओके सर। ठीक है, क्लियर है सबको आज जितना भी हमने सीखा है। वेद, विवेक, क्लियर है सर। शांत, यस सर। यस सर। गुड गुड। सर वो डिफॉल्ट एक्टिवेशन फंक्शन हमेशा रेलू रहता है। हाँ, एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक करता हूँ। नहीं, एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन वो नहीं रहता। एक्टिवेशन फंक्शन के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया है। फॉर्मूला ऐसा है कि डॉट प्रोडक्ट्स बिटवीन इनपुट एंड कर्नल है, प्लस बायस ऐड करता है वो। तो एक्टिवेशन फंक्शन इस टाइप बनता है। तो एक्टिवेशन क्या होता है, एक एलिमेंट वाइज एक्टिवेशन फंक्शन पास्ड एज एक्टिवेशन आर्गुमेंट। और कर्नल होता है इनपुट। तो आपको पता है कि प्रीवियस लेयर का जो भी आउटपुट आया है वो इनपुट काम करेगा यहाँ पे। और कर्नल इज अ वेट मैट्रिक्स होगा। कर्नल वेट मैट्रिक्स है। वेट मैट्रिक्स क्रिएटेड बाय लेयर। तो अर्लियर वेट मैट्रिक्स एक आएगा, अर्लियर के आउटपुट आएंगे, राइट। और इनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इनपुट एंड कर्नल बोलते हैं आप उसको। कर्नल मतलब वेट मैट्रिक्स मतलब 4/2। 4/2 है तो 4/2 इस टाइप। 4/2 मतलब 8 कर्नल हो गया उसका। और इनपुट मतलब प्रीवियस लेयर के जो भी आउटपुट आ रहे हैं वो एज ए इनपुट काम करेगा वो। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इनपुट एंड कर्नल प्लस बायस। तो बायस टर्म है ही यहाँ पे। यस
मैं फिर से यहाँ पे क्विकली आपको बता देता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा है। यहाँ पे देखो, डेंस इम्प्लीमेंट्स द ऑपरेशन आउटपुट। आउटपुट ऑपरेशन कैसे ये होता है, तो उन्होंने बोला है कि एक्टिवेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इनपुट एंड कर्नल प्लस बायस। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट एंड कर्नल, कर्नल क्या होता है, वेट मैट्रिक्स होते हैं। तो वेट मैट्रिक्स मतलब हर एक लेयर के वेट मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये वाला फर्स्ट लेयर का वेट मैट्रिक्स कितना है, तो ये है 4/3, ये हो गया 4/3 वेट मैट्रिक्स। और यहाँ पे 3/1 हो गया, 3/1 इस वाले में। तो ये होता है वेट मैट्रिक्स, वेट मैट्रिक्स क्रिएटेड बाय द लेयर एंड द ये एक्टिवेशन। ये इनपुट तो पता चल गया आपको, इनपुट क्या होता है, आउटपुट ऑफ द प्रीवियस लेयर, इसके लिए इनपुट होगा वो एक्टिवेशन ऑफ द इनपुट कॉमा कर्नल प्लस बायस। तो बायस टर्म एक ऐड हो रही है यहाँ पे, तो ये डिफॉल्ट होता है। इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कभी कभी ऐड नहीं करते, या फिर आप कर भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके चलिए फिर हाँ, कल कैसे करें, कल रखे लेक्चर एक शाम को मुझे मंडे ट्यूसडे को मैं नहीं अवेलेबल, थोड़ा मतलब मुश्किल है। मंडे को तो नहीं है, ट्यूसडे का शायद। मतलब एक को सबमिशन